बहुत पुराने जमाने की बात है। एक नगर था, आजाद नगर, जहां सुमित नाम का राजा राज करता था। राजा का एक भाई था, रामपरित, जो राजा से उम्र में बड़ा था, मगर उसकी बुरी आदतों के चलते उसके पिता हर्ष ने राज्य की बागडोर सुमित को सौंप दिया था। रामप्रीत हमेशा आयासी में डूबा रहता। सूरा सुंदरी से लगाव देख राजा हर्ष ने उसे राज्य के राजा पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और छोटा बेटा सुमित को राजा बना दिया। सुमित सूरा सुंदरी से बहुत दूर रहता था। वह प्रजापालक और एक कर्तव्यनिष्ठ राजा था। सुमित के राजा बन जाने से रामप्रीत जल भून गया था और किसी भी तरह राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता था। उसका विवाह हो गया था तथा उसके 2 बच्चे भी थे, जबकि सुमित अभी अविवाहित था। तब रामप्रीत ने अपने पिता से मांग किया कि माना कि मैं बुरा हूं, मेरे में 1000 दोष है, परंतु मेरी पत्नी तो बुरी नहीं है। वो एक राजा की बेटी है। तब भले ही सुमित राजा है, परंतु मेरी पत्नी को आप राज्य की महारानी बना दीजिए। तब राजा हर्ष ने रामप्रीत को बताया कि तुम मूर्खों वाली बात मत करो। राजा की पत्नी ही महारानी बनती है, भाभिया नहीं। अतः तुम पागलपन छोड़ो और सही रास्ते पर आ जाओ। सूरा सुंदरी का त्याग कर दो। आने वाले समय में यदि तुम्हारे बच्चे सुयोग्य हुए तो हम सुमित को बोल देंगे कि अपने बाद तेरे बेटे को ही राजा बनाए। रामप्रीत बोला, तब तक आप रहोगे नहीं, और कोई भी राजा अपने बेटों को ही गद्दी सौंपता है, अपने रिश्तेदारों को नहीं। राजा हर्ष बोले कि तुम बेकार में अपना माथा मत खपाओ। यदि राजगद्दी पर बैठने की इतनी ही लालसा थी तो तुम्हें सूरा सुंदरी से दूर रहना था। कोई भी अपवित्र आदमी राजगद्दी के योग्य नहीं होता। रामप्रीत वहां से चला गया, मगर उसके मन में विद्रोह की भावना थी, परंतु उसके पास राज्य का कोई भी पद नहीं था और लोग तो उसी का साथ देते हैं जो कोई ऊंचा पद पर हो। उसी की सुनते हैं जिसके पास शक्ति होती है, चाहे वह राज दरबार की शक्ति हो या फिर विद्वता की शक्ति। मगर रामप्रीत में कोई भी गुण नहीं था और कोई पद नहीं मिल पाने के कारण दरबारी उसकी सुनना नहीं चाहते थे। दासियां तो ऐसे ही उससे दूर रहा करती थी, मगर दास भी उसकी नहीं सुनते थे, तो वो मौन हो सही वक्त आने की प्रतीक्षा करने लगा। वो जानता था कि जरा भी ऐठन दिखाया तो सुमित उसे राज दरबार से बाहर का रास्ता दिखा देगा। फिर उसे पत्नी के साथ दर दर एक रोटी के लिए भटकना पड़ेगा। यहाँ तो कम से कम इन सब चीजों पर पाबंदियां नहीं है। मेरे मांगने पर खर्चे दे देता है, ये नहीं पूछता कि ये खर्चे किस मद में जाएंगे। उसे पता भी है कि खर्चे कहाँ जाते हैं। इधर सुमित के मन में रामप्रीत के लिए कोई दुराव नहीं था। दुराव था तो उसके बुरे व्यसनों से। उसकी पत्नी को एक रानी की तरह ही व्यवस्था दिया था। उसके लिए दासियां लगी हुई थी। उसके दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था, तो रामप्रीत की पत्नी भी सुमित को बहुत आदर करती थी। एक दिन उसने सुमित को बताया कि आपको अब विवाह कर लेने चाहिए। राज दरबार में एक रानी का होना आवश्यक है। सुमित बोला, आप भी तो इस महल की एक रानी ही हो और मेरे लिए एक रानी माँ हो। आपका स्थान मेरी खुद की रानी से कहीं बहुत ऊंचा है। आप अपने मन में कभी भी ये ख्याल मत लाना कि आप रानी नहीं हो। और रही मेरे विवाह की बात, तो ये काम बड़े ही कराते हैं। पिता वृद्ध है, बड़ा भाई निकम्मा है। अब आप ही हो जो मेरा मार्गदर्शन कर सकती हो, मेरे राजकाज में सहयोग कर सकती हो और मेरा विवाह की बात भी आप ही चला सकती हो। राजा का विचार सुन उसकी भाभी खुश हुई। उसके मन में जो एक असुरक्षा की भावना थी वो खत्म हो चुकी थी। उसने विचार किया कि राजा का विवाह वो अपनी ही बहन से करा देती है। वो इस बात पर सुमित से बात की तो सुमित बोला कि मैंने तो आप पर ही आपने विवाह की बात छोड़ दिया है। आप जैसा उचित समझो वही करो। राजा के तरफ से इजाजत मिलते ही भाभी ने राजा का विवाह अपनी छोटी बहन से करा दिया। महल में उसकी अपनी भाभी की ही बहन नैना रानी बनकर आ गई। दोनों बहनों में बहुत प्रेम था।
तो दोनों महल में बहुत प्रेम से रहने लगी। पहले राजा महाराजा आपस में इस तरह के विवाह पर ज्यादा जोर देते थे कि महल में रह रही रानियों में प्रेम तो रहे ही, राजाओं में भी प्रेम बना रहे। सुमित अपनी रानी के साथ महल में अति प्रसन्न था, तो रानी को भी महल में दोहरी खुशी थी कि उसे एक सुंदर और दयालु राजा पति मिला था, तथा उसकी अपनी बहन भी इस महल में मिल गई थी। राजा रानी के विवाह के 1 साल गुजर गए, परंतु रानी ने कभी भी राजा से कोई फरमाइश नहीं किया, अपने लिए किसी चीज की मांग नहीं की। तब एक दिन राजा ने पूछ ही लिया कि महारानी, आप मेरे से नाखुश हो? कभी मेरे से कोई फरमाइश नहीं की। रानी बोली, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको पाकर अति प्रसन्न हूं। रही बात मेरी फरमाइश की, तो सभी मेरी जरूरतें मेरी दीदी खुद पूरी करा देती है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अगर फिर भी आपकी इच्छा है कि मैं आपसे कोई फरमाइश करूं, तो किसी दिन करूंगी। मुझे जंगल घूमना बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ चलूंगी। राजा बोला, बस इतनी सी बात, चलिए हम कल सुबह ही जंगल सैर को चलते हैं। तब रानी बोली, नहीं महाराज, ये उचित समय नहीं है, आपको उचित समय का इंतजार करना पड़ेगा। अभी मैं आपके साथ कहीं बाहर नहीं जा सकती। राजा बोला, लेकिन क्यों? रानी बोली, महाराज आप खुद समझ जाओ, और फिर भी ना समझ में आए तो अपनी भाभी से पूछ लो, मैं आपसे नहीं बता सकती। राजा बोला, अभी मैं भाभी से ही पूछ लेता हूँ। वो अपनी भाभी के कक्ष में गया और पूछ लिया कि आपकी बहन मेरे साथ जंगल में सैर को नहीं जाना चाहती, इसका क्या कारण हो सकता है? तब भाभी ने बताया कि बड़ी बुद्धू हो, इतनी सी बात नहीं समझते। अरे वो माँ बनने वाली है और तुम पिता बनने वाले हो। राजा बोला, अरे मेरा ध्यान इस बात के तरफ गया ही नहीं था। राजा बोला, मांगो भाभी, मैं आपको क्या उपहार दूं? तब भाभी बोली, मुझे कोई वस्तु उपहार नहीं चाहिए, यदि तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो बस ये वचन दो कि तुम्हारा प्रेम इसी तरह सदा मेरे ऊपर बना रहे। राजा बोला, भाभी इस बात की कभी शंका भी मत करना कि मैं अपना प्रेम कम कर दूंगा। मेरा प्रेम रिश्ते के मुताबिक सबसे उसी तरह बना रहेगा जैसे मैं आज करता हूँ। इस तरह समय गुजरा और राजमहल में एक सुंदर सी परी जैसी सुंदर राजकुमारी का जन्म हुआ। राजा सुमित अति प्रसन्न हुआ। राजमहल में खुशियां मनाई गई। रामप्रीत इस बात से जरा भी खुश नहीं था। वो तो अपनी पत्नी पर भी नाराज था कि वो सुमित का विवाह अपनी बहन से करा दी थी, और अब तो उसकी एक बेटी भी आ गई थी, यानी आने वाले वक्त में वही इस राज्य की मालकिन होगी और हमारे बच्चे राज्य के अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। उसके दिमाग में ये बात नहीं घर कर रही थी कि उसकी पत्नी अपने बच्चों के लिए ही प्रेम की रास्ता चुन ली है। कुछ भी हासिल जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, जबकि प्रेम से तो आदमी धन दौलत की बात छोड़िए, किसी का दिल जीत लेता है। वो प्रेम से हर चीज पा सकता है, जबकि अकड़ से उसे एक अधेला भी नहीं मिलने वाला। रामप्रीत की पत्नी को इतना तो विश्वास था कि यदि मेरा पुत्र गद्दी पर नहीं बैठा तो मेरी बहन का बेटा गद्दी पर बैठेगा, वो भी उसी का अपना खून होगा, यानी हर तरह से जीत उसकी थी। तो वो सुमित पर अति प्रसन्न रहा करती थी। उधर रामप्रीत अपना खराब दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था। उसने सोच लिया कि इस राजकुमारी को तो वो जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसे हर हाल में मारेगा। ये विषबेल बढ़कर पेड़ को नुकसान पहुंचाए, हम इसे काट डालते हैं, मगर उसे महल से बाहर कैसे ले जाएं? वो तो अपनी माँ के गोद में रहती है, या फिर मेरी पागल स्त्री उसे सीने से चिपका रहती है। अब उसे चुरा कर महल से बाहर कैसे ले जाऊं? उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। रामप्रीत के पास कोई महल का काम नहीं था, वो बिल्कुल खाली बैठा था। तो उसका दिमाग या तो सूरा सुंदरी के विषय में चिंतन करता, या फिर राजकुमारी के बुरा करने के विषय में सोचता, मगर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। इस तरह 1 साल गुजर गए। राजा को ख्याल आया कि वो रानी से जंगल घुमाने का वादा किया था, तो
आज बड़ी सुहाना मौसम है, हम जंगल भ्रमण को चलते हैं। ये विचार कर राजा रानी से अपनी मन की बात कही तो रानी ना चाहते हुए भी राजा के साथ चलने को तैयार हो गई। हालांकि रानी का मन आज जंगल भ्रमण का नहीं था, परंतु जब राजा ने आज दूसरी बार रानी के साथ घूमने की इच्छा प्रकट किया तो रानी राजा का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वो ये बात अपनी बहन से बताई कि हम जंगल जा रहे हैं, आप भी चलना चाहो तो हमारे साथ चलो। तब बड़ी बहन बोली, नहीं, मैं नहीं जा सकती। दो प्रेमी या पति पत्नी कहीं मनोरंजन के लिए जा रहे हो तो उसमें तीसरे को नहीं जाना चाहिए। तुम राजकुमारी को मुझे दे दो और राजा के साथ जाओ। तब रानी बोली, नहीं दीदी, मेरा मन राजकुमारी को भी जंगल की सैर कराने का है, ये भी जंगल देख ले। तब बहन बोली, नैना तुम पागल मत बनो, ये बच्ची मुझे दे दो। ये 1 साल की बच्ची भला जंगल क्या देख पाएगी, बल्कि तुम दोनों के प्रेम प्यार में खलल डालेगी, इसलिए इसे छोड़ दो। तब रानी बोली कि दीदी तुम भी क्या बात करती हो, अरे हम कोई जंगल में प्रेम प्यार नहीं करने जा रहे, उसके लिए हमारा महल काफी है, बस थोड़ा सा सैर करना है और फिर हम वापस आ जाएंगे। आप बच्ची का फिक्र मत करो, ये हमें परेशान नहीं करेगी। बहन बोली, तो ठीक है ले जाओ, परंतु इसका ख्याल रखना, अकेले एक पल के लिए अपने से दूर मत रखना। तब रानी बोली, अरे नहीं दीदी, मैं भला अपने से दूर बच्ची को क्यों रखूंगी। रानी राजा के साथ अपनी बच्ची को लेकर जंगल के लिए निकल गई। आज वो कई साल बाद जंगल भ्रमण को निकली थी। जब अपने राज्य के राजमहल में रहती थी तब वो अपने पिता के साथ कई बार जंगल भ्रमण को गई थी, परंतु उसे शिकार का शौक नहीं था। शिकार की शौकीन उसकी दीदी थी, जो आग्रह के बाद भी साथ आने से मना कर दी थी। राजा रानी को लेकर जंगल में एक झरने के पास गया। ये झरना इस जंगल का सबसे दर्शनीय चीज था, जिसका पानी ऊपर से गिर तो रहा था, परंतु एक गड़े के बाद उसका पानी फिर चला कहा जा रहा था। ये किसी के समझ से परे था। उस झरने के गड़े के पास पानी पीने जंगली जानवर आया करते थे, जिसमें हिरण, खरगोश तो दिन के उजाले में पानी पीते थे, परंतु कुछ हिंसक जानवर रात में आकर पानी पीते थे। दिन के वक्त वहां कोई खतरा नहीं रहता था। जंगल में आने जाने वाले आदमियों का आवागम लगा रहता था। मगर जब राजा रानी को लेकर झरने के पास गया तो वहां कोई नहीं था। बस कुछ हिरण झरने के पास पानी पी रहे थे, जो किसी मनुष्य के आगमन पर इधर उधर भागने लगे थे। राजा का मन हिरण देखकर शिकार करने को हो आया। वो रानी से बोला, रानी आप कुछ देर यहाँ बैठिए, इस जगह पर कोई खतरा नहीं है, और वैसे भी आप एक बहादुर राजकुमारी हो, आपके पास अपनी तलवार भी है, तो किसी से डरने जैसी कोई बात नहीं है। और हाँ, प्यास लगे तो सामने ही झरना है, खाने का सामान साथ है ही। बच्ची के लिए दूध भी सामान के साथ एक चांदी के पात्र में है। मैं अभी कुछ मिनट में ही एक हिरण का शिकार करके वापस आ जाता हूँ। रानी राजा के किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करना चाहती थी, तो राजा से बोली कि जैसी आपकी इच्छा, आप जा सकते हो, परंतु ज्यादा विलंब मत करना। राजा बोला, नहीं रानी, मैं विलंब क्यों करूंगा, मैं तो आपको घुमाने लेकर आया हूं। परंतु सामने शिकार दिख गया है तो उसको छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। राजा इतनी बात कह हिरण के पीछे लग गया, मगर हिरण भी अपने शत्रु को भाप चुका था, तो वो तेजी के साथ घने जंगल में प्रवेश कर गया। राजा उसे खोजता हुआ जंगल के काफी अंदर चला गया। इधर राजा को रानी और राजकुमारी के साथ महल से निकलते रामप्रीत ने देख लिया था। वो मन में विचार किया कि अच्छा मौका है, राजा जब जंगल में जा रहा है तो झरने के पास जाएगा। वहां का दृश्य इतना मनोरम है कि कोई भी अपने को रोक नहीं पाता है, और जब पति पत्नी साथ हो तो उनके मन में खुद रमन करने की इच्छा जागृत हो जाती है, तो एकांत स्थान खोजते हैं। सुमित भी नैना के साथ जा रहा है तो ये भी मौका नहीं चुकने देगा। बच्ची को कहीं छोड़ सुनसान जगह में पत्नी के साथ चला जाएगा
और कुछ वक्त के बाद ही वापस आएगा। ये 10-20 मिनट का मौका हमारे लिए काफी है। इस चांडाल राजकुमारी को गायब कर दूंगा, फिर तो मेरे बेटे ही इस राज्य के राजा होंगे। रामप्रीत राजा रानी का छुप छुप कर पीछा कर रहा था। वो छुप कर देख रहा था कि वो जैसा सोचा था वैसा यहाँ कुछ नहीं है। राजा अकेले शिकार को चला गया है और नैना अपनी बच्ची की खुद रखवाली कर रही है। इस अवस्था में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो छुप कर रानी की गतिविधि पर नजर बनाए हुआ था कि तभी रानी को प्यास लग गई। वो सोचने लगी कि चलकर झरने में पानी पी लेती हूँ, बच्ची को भी साथ लिए चलती हूँ। फिर सोची कि पानी तो मैं दोनों हाथ से ही पीऊंगी, तो बच्ची मेरे गोद से पानी में गिर सकती है और फिर पता नहीं झरने के पास गड्ढा कितना गहरा होगा। राजा तो कह रहे थे कि झरने का पानी गड्ढा में ही चला जाता है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। राजा के आने के बाद ही पानी पीने जाऊंगी। परंतु राजा के इंतजार करते हुए रानी को 1 घंटा से ज्यादा बीत गया, परंतु राजा वापस नहीं आए। इधर रानी का गला सूखा जा रहा था। कहाँ महल में रहने वाली, एक आदेश पर दासियां पानी पिला देती थी। 2 दासियां तो दिन रात पंखा झला करती थी। यहाँ अब रानी किसको आदेश दे? जो करना था खुद करना था। आखिर में जब रानी से प्यास बर्दाश्त नहीं हुई तो बच्ची को वहीं छोड़ झरने के पास चली गई और झरने में पानी पीने लगी। थोड़ी देर के लिए रानी का ध्यान बच्ची के तरफ से हट गया। रामप्रीत के लिए ये 2 मिनट का अवसर काफी था। वो झाड़ी से निकला और जल्दी से बच्ची को उठा विपरीत दिशा में भाग गया। उसे डर था कि सुमित कहीं आगे मिल ना जाए, इसलिए झाड़ी में छुपता हुआ जा रहा था। इधर पानी पीने के बाद रानी अपनी बच्ची के तरफ देखी तो वो तो वहां थी ही नहीं। रानी भागती हुई उस स्थान पर आई। आसपास देखी मगर राजकुमारी कहीं नहीं थी। रानी भाग भाग कर आसपास के झाड़ियों में देखी मगर राजकुमारी की रोने की आवाज भी नहीं आ रही थी। रानी बड़ी हैरान हुई और बिलाप करने लगी। कुछ देर बाद ही राजा वापस आया तो वो रानी को रोती हुई देखा। रानी के पास राजकुमारी भी नहीं थी। राजा बोला, रानी आप रो क्यों रही हो और हमारी राजकुमारी कहाँ है? रानी बोली, महाराज मैं 1 मिनट के लिए बच्ची को छोड़ पानी पीने चली गई थी और पलट कर देखी तो हमारी बच्ची यहाँ नहीं थी। मैं आसपास की झाड़ियों में देखी मगर मेरी राजकुमारी कहीं नहीं मिली। महाराज मेरी राजकुमारी को खोजिए। राजा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि 1 मिनट में बच्ची कैसे गायब हो जाएगी और कोई जानवर भी उठा ले जाएगा तो बच्ची चीदेगी, चिल्लाएगी। राजा रानी के साथ जंगल में राजकुमारी को बहुत ढूंढा परंतु राजकुमारी कहीं नहीं मिली। जब रात होने को आई तो राजा रानी के साथ महल लौट आया। ये खबर सुन रानी की बड़ी बहन बहुत दुखी हुई। वो बोली कि नैना मैं तुम्हें मना कर रही थी कि बच्ची को लेकर मत जाओ, परंतु तुम मेरी बात नहीं मानी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उधर रामप्रीत बच्ची को जंगल में लिए जा रहा था कि किसी सुनसान जगह पर उसका गला दबाकर मार डालेगा। सहसा उसे अपने आसपास जंगल में किसी के कदम के आहट सुनाई पड़े तो उसे लगा कि राजा सुमित हो सकता है। यदि मुझे बच्ची के साथ देख लिया तो फिर तो मेरी खैर नहीं, मुझे तो मारेगा ही। मेरी पत्नी और बच्चों को महल से बाहर कर देगा। रामप्रीत तुरंत उस बच्ची को एक झाड़ी में फेंक कर भाग लिया। उधर जो आहट जंगल से आ रही थी वो दोनों चोर थे जो जंगल में छुप कर रहा करते थे और छोटी मोटी चोरी कर अपना गुजारा करते थे। राज दरबार में दोनों के खिलाफ कई बार लोग शिकायत कर चुके थे तो राजा के सैनिक उन्हें कब से तलाश कर रहे थे, तो पकड़े जाने के भय से जंगल में ही रहा करते थे। उन दोनों ने एक बच्चा के रोने की आवाज सुना तो उस दिशा में गए तो हैरान रह गए कि किसी ने कोई बच्चा जंगल में फेंक दिया है। वो चोर जरूर थे मगर क्रूर नहीं थे। उनको उस बच्चे पर दया आ गई। उठाकर देखे तो वो एक बच्ची थी। उसे लेकर अपने झोपड़ी में गए
झोपड़ी जंगल के अंदर भयानक झाड़ियों के बीच बनी थी। अब विचार करने लगे कि हम इस बच्ची का करें क्या। तब पहले ने बताया कि ये बच्ची आगे चलकर हमारे बड़े काम की होगी। हम इसका पालन कर देते हैं। अरे हमारा कोई परिवार है नहीं, गांव में हम जा नहीं सकते, तो हमारा विवाह होने से रहा, और जब हमारा विवाह नहीं होगा तो हमें बच्चे कहां से होंगे, और जब बच्चे नहीं हुए तो बूढ़े होने पर हम दोनों का सहारा कौन बनेगा। जब हम इस बच्ची का पालन कर देंगे तो ये आगे चलकर हमारा सहारा बन जाएगी। हम इसे चोरनी नहीं, ठगनी बनाएंगे। इस तरह दोनों चोर उस बच्ची का पालन करने लगे। इधर राजा के सैनिक जंगल में राजकुमारी का बहुत तलाश किए, मगर राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। तो राजा ने मान लिया कि राजकुमारी को कोई जानवर उठा ले गया और खा गया, तो उसकी और तलाश करने का काम रोक दिया। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। कोई 15 साल गुजर गया। फिर राजा को कोई संतान नहीं हुई, तो रानी ने अपनी बहन के छोटे बेटे को गोद ले लिया। अब रामप्रीत खुश था कि मैं भले ही राजा नहीं बन सका, परंतु मेरे दोनों बेटों में से कोई एक राजा बन जाएगा। अब कहानी को हम दूसरे मोड़ पर लेकर चलते हैं। बिना वहां पहुंचे कहानी पूरी ही नहीं होती है। राज दरबार से कोई 25 मील दूर एक गांव था, सुकरपुर, जहां एक दयाल नाम का किसान अपनी पत्नी और एक बेटे रवि के साथ रहता था। मगर उसके पास खेती से कोई आय नहीं हो पा रही थी कि भोजन का काम चल सके। उस गांव की जमीन बंजर थी, उसमें कोई फसल उगती ही नहीं थी, तो सारे किसान भूखमरी के कागार पर पहुंच गए थे। अब वे दूसरे गांव में जाकर मजदूरी किया करते थे, मगर उससे भी गुजारा नहीं हो पा रहा था। दयाल अपने बेटे रवि से बोला कि बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें चाहिए कि नगर में जाओ और कोई काम करो जिससे कि हमारा गुजारा हो सके। रवि बोला, हाँ पिताजी, मैं भी यही सोचता हूँ, मुझे अब कोई काम करना ही चाहिए। रवि माता पिता से आज्ञा ले दूसरे दिन ही नगर के लिए निकल पड़ा। नगर की दूरी 25 मील थी। जंगल से होकर रास्ता गुजरता था। जंगल का रास्ता जो सही से नहीं जान पाता था, तो वो उस जंगल में ही घूमता रह जाता था और जंगल में ही रात हो जाती थी। मगर जो रास्ता के विषय में जानता था, वो शाम तक आसानी से नगर में चला जाता था। जंगल में 2 चोर पहले से मौजूद थे, और अब तो उसके पास एक लड़की भी मौजूद थी जो सयानी हो चली थी। वो भी चोरों के साथ जंगल में शिकार फंसाने के जुगाड़ में लगी रहती थी। वो जंगल में शिकार के खोज में टहल रही थी कि उसकी नजर एक नौजवान लड़के पर गई, तो भागी भागी दोनों चोरों के पास आई और बोली कि बापू, एक बड़ा शिकार जंगल से गुजर रहा है। वो एक नौजवान है, उसके पास पैसे हो सकते हैं, आप उन्हें लूट लो। तब दोनों चोर बोले कि बेटी गांव के तरफ से आने वालों के पास पैसे नहीं हुआ करते, बल्कि नगर से गांव के तरफ जाने वाले के पास पैसा हुआ करता है। फिर भी वो शिकार को तुम किसी तरह फांसो, उसका रास्ता भटकाओ कि वो आज जंगल से बाहर निकल ना पाए। लड़की बोली, अच्छा बापू, देखती हूँ। वो जल्दी से बढ़कर 2 राहें पर चली गई और वही खड़ी हो गई। रवि उस वक्त सीधे चला जा रहा था, मगर 2 राह देखकर कंफ्यूज हो गया कि आखिर कौन सा रास्ता नगर के तरफ ले जाएगा। वो इधर उधर गर्दन उठाकर देखा तो सामने एक खूबसूरत लड़की थी। वो लड़की से पूछ लिया कि लड़की, ये बताओ कि नगर के तरफ कौन सा रास्ता जाता है। तब लड़की ने गलत वाला रास्ते के तरफ इशारा कर दिया। रवि उसी गलत रास्ते पर चल पड़ा और जंगल के काफी अंदर चला गया, और आगे बढ़ाने पर वो रास्ता ही गायब हो चुका था। अब कोई आगे जाने का मार्ग नहीं था। वो 2 घंटा समय बेकार का बर्बाद कर दिया था। फिर से वापस लौट पड़ा और फिर 2 राहें तक आने में उसे रात हो गई। अभी अभी नगर 10 मील दूर था और रवि घनघोर जंगल के मध्य था। अब उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। चोर उस पर नजर बनाए हुए थे। एक चोर रवि के पास आया और बोला कि भाई, लगता है रास्ता भटक गए हो,
रवि जंगल के अंदर एक आदमी को देख थोड़ा चिंता मुक्त हुआ कि जंगल में भी आदमी रहते हैं, डरने जैसी कोई बात नहीं है। रवि बोला, हाँ काका, मैं रास्ता भटक गया था और गलत दिशा में चला गया था, परंतु अब रात हो चुकी है, मैं अब चाह कर भी नगर नहीं जा सकता। आप क्या यही जंगल में रहते हो? चोर बोला, हाँ मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। तब रवि बोला, क्या आप मेरे को रात में अपने पास ठहरने दोगे? चोर बोला, हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हें अपने पास ठहराएंगे, परंतु एक हमारी शर्त है, हम किसी को अपना घर नहीं दिखाते। क्या है कि लोग आकर हमारे घर में डेरा जमा लेंगे, रोज जंगल से आते जाते मेरे ही घर ठहरा करेंगे, तो मैं ठहरा गरीब आदमी लोगों का खर्च नहीं उठा सकता। अगर तुम मजबूरी में फंस गए हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, परंतु यहाँ से तुम्हें ले जाते वक्त मैं तुम्हारे आंख पर कपड़ा बांधूंगा। अगर मंजूर है तो मैं अपने घर तुम्हें ले चल सकता हूँ, वरना कोई और ठिकाना खोज सकते हो। ऐसे आगे बाग की गुफा है, इस वक्त उसके गुफा से बाहर निकलने का वक्त हो चुका है, हम अब चलते हैं। रवि बोला, अरे काका, मेरी तो आप कुछ सुने ही नहीं। अरे मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ, आप मुझे सिर्फ रहने का आश्रय दे देना, हमें भोजन नहीं चाहिए। चोर बोला, हाँ ये हुई न बात, ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं जो साथ में भोजन लेकर चलते हैं, चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलते हैं। चोर रवि के आंख पर कपड़ा बांध दिया और अपने साथ उसे लेकर अपनी झोपड़ी में गया। जब आंख से पट्टी हटाया तो देखा उसमें तो 2 आदमी और थे, एक वो लड़की भी थी जो रास्ता भटकाई थी। रवि बोला, काका बुरा मत मानना, क्या ये लड़की आपकी बेटी है? तब चोर बोला, हाँ ये मेरी बेटी है, क्या ये तुम्हें अच्छी नहीं लगती? रवि बोला, काका बात अच्छी नहीं है, अरे ये अच्छी तो बहुत है, परंतु मेरा रास्ता इसी ने भटका दिया था। चोर बोला, बेटी तुमने इसका रास्ता क्यों भटकाया? लड़की बोली, बापू हमने रास्ता नहीं भटकाया, बल्कि मुझे जो रास्ता मालूम था वो बता दिया। एक आप हो कि मुझे कभी शहर दिखाते नहीं, एक बार भी जंगल से बाहर नहीं गई हूँ, तो मुझे क्या पता कि शहर किधर है। चोर बोला, बेटी तू चिंता मत कर, हम तुम्हें शहर जरूर भेजेंगे और कल ही भेजेंगे, इस युवक के साथ चली जाना। रवि बोला, काका ये क्या बात करते हो, मैं खुद बेरोजगार हूँ और काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ, मेरे पास ना तो शहर में कोई पहचान का है न कोई ठहरने का जगह, तो एक लड़की को अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? चोर बोला, बेटा ये तो और अच्छी बात है, ये तुम्हारे साथ जाएगी तो तुम दोनों शहर में काम आसानी से खोज लोगे, जबकि अकेले खोजते रह जाओगे कोई काम नहीं देगा। लड़कियों से कोई साबुत नहीं मांगता कि कहाँ की हो, अपने लिए जमानतदार लाओ, जबकि बिना पहचान लड़कों को कोई शहर में रात में रुकने भी नहीं देता। मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूँ। रवि बोला, काका ठीक कहते हो, मैं इसे भी अपने साथ लेते जाऊंगा। सुबह में चोर फिर रवि की आंख बांध 2 राहें तक ले आया। चोर लड़की से बोला, बेटी कुछ दिन में शहर घूमकर जल्दी ही लौट आना। रवि उस लड़की को लेकर नगर के लिए चल पड़ा। नगर में पहुंचने पर दोनों एक सेठ के पास गए। सेठ बूढ़ा हो चला था, उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, बच्चे उसके नहीं थे, परंतु उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। अब चौथेपन में भी आस लगाए बैठा था कि विवाह कर लेगा और बच्चे पैदा कर लेगा, फिर वो बच्चे उसके धन को संभालेंगे। जब उसके पास दोनों काम मांगने गए तो लड़की देख सेठ के मुंह में पानी आ गया। वो अब उस लड़की को किसी भी हाल में अपने घर में रखना चाहता था, तो लड़की ने शर्त रख दी कि ये लड़का भी इसी घर में काम करेगा, हम दोनों आपके पास ही नौकरी करेंगे। सेठ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वो लड़के को अपने दुकान पर रख लिया था तथा लड़की को अपने घर के अंदर। सोचा आज रात में उस लड़की से अपने विवाह की बात करेगा और इसे अपनी पत्नी बनाएगा। इधर लड़की में जब देखा कि इस सेठ के पास अपार संपत्ति है, उसने उतना धन तो कभी देखा ही नहीं था,
वो मन में विचार करने लगी कि आज रात में उतना धन लेकर भाग जाऊंगी कि हम फिर उम्र भर बैठ कर भी खाएंगे तब भी कम नहीं होगा। दिन को सेठ अपना काम निपटाया। नौकर रवि को दुकान पर ही रहने का व्यवस्था कर दिया और अब घर गया कि रात में ही नौकरानी को पटा लेगा। अरे पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो जाता है, लड़की आसानी से मान जाएगी। रात के वक्त सेठ अपनी विवाह की बात लड़की के सामने रखी तो लड़की भड़क गई और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम अब मरने के किनारे खड़े हो और मेरी अब जवानी की शुरुआत होने वाली है। अभी तो मैं पूर्ण जवान भी नहीं हुई हूं, तो उस अवस्था में तुम मेरे से विवाह की बात कैसे कर सकते हो? तुम्हारे नाती पोते होते तो उनसे विवाह की बात स्वीकार भी कर लेती, परंतु कब्र में पड़े मुर्दे से मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ? उसकी बात सुन सेठ भी तैश में आ गया कि राजी राजी नहीं मानोगी तो मैं जबरदस्ती भी करना जानता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रात भर में तो पत्नी बनाकर मानूंगा और तुम खुद तैयार हो जाओगी। लड़की बोली, यदि मेरे पास भी आया तो रात भर इतनी मारूंगी कि तू कब्र में दफनाने के लायक भी नहीं रह जाएगा। सेठ ने लड़की की एक नहीं सुना और जोर आजमाइश करने लगा तो लड़की भी ताकत दिखाई और सेठ को 4-5 पटकनी लगाई तो सेठ लगा कि सचमुच मार डालेगी। वो उस लड़की का पैर पकड़ लिया। लड़की सेठ को उसके कमरे में बंद कर दी और अपने ले जाने भर धन उठाई और चलती बनी। वो चाहती थी कि उस लड़के को भी कहे कि तू भी अपने काम भर धन ले ले और अपने घर भाग जा, मगर लड़का तो सेठ के दुकान पर था जिसका पता उसे नहीं पता था, तो अकेले ही धन लेकर चली गई। सुबह एक बर्तन साफ कसरने वाली सेठ के घर आती थी। वो जब घर में आई तो उसको आवाज दे सेठ ने दरवाजा खोलवाया और घर से बाहर आया। हालांकि वो नौकरानी भी सेठ से परिचित थी। वो जानती थी कि सेठ कोई बदमाशी किया होगा, तभी कोई से घर में बंद करके गई है। सेठ जल्दी से दुकान पर गया और रवि से बोला कि तुम्हारी बहन हमारे घर से बहुत सारा धन लेकर भाग गई है, साले वो धन वापस करवाओ, वरना मैं तुम्हें राजा के सैनिकों के हवाले कर दूंगा। राजा से शिकायत करूंगा, तुम्हें फांसी चढ़वा दूंगा। रवि बोला, सेठ जी मेरी कोई बहन ही नहीं, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। सेठ बोला, बको मत, तुम्हारे साथ आई थी वो कौन थी? रवि बोला, वो रास्ते में मिली थी, मेरी तरह काम खोजने चली थी तो मेरे साथ होली थी। वो कौन थी, कहाँ की थी, मुझे नहीं पता। सेठ बोला, साला तू इस तरह नहीं मानेगा, मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। रवि बोला, चाहे आप मुझे फांसी भी चढ़ावा दो, परंतु सत्य यही है। सेठ तमतमाता हुआ बोला कि मेरे साथ राज दरबार चलो, अब वही निर्णय होगा कि तुम उस लड़की का भाई नहीं हो। रवि बोला, हाँ हाँ सेठ जी चलिए, मैं इसमें पीछे कहाँ हट रहा हूँ। सत्य के लिए तो मैं अपनी गर्दन भी कटा सकता हूँ। आप राह चलती किसी लड़की को मेरी बहन नहीं बना सकते, और यदि उसने चोरी किया है तो उसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। मैंने आपसे नहीं कहा था कि उस लड़की को अपने घर में रख लो। सेठ बोला, साले ये बात तू राजा के सामने बोलना। रवि बोला, हाँ हाँ मैं राजा के सामने ही बोलूंगा। सेठ उसे लेकर राज दरबार चला गया और राजा से शिकायत किया कि महाराज, कल 2 भाई बहन मेरे पास काम करने आए। एक को मैं अपनी दुकान पर काम करने को रख लिया, जबकि इसकी बहन को मैं घर में काम करने के लिए नौकरानी रख लिया, मगर वो रात में मेरे से बहुत मारपीट की और घर से बहुत सारा धन लेकर भाग गई। राजा बोला, तुमने शोर नहीं मचाया। तब सेठ बोला, महाराज वो मेरे को कमरे में बंद कर दी थी, वो तो सुबह में बर्तन धोने वाली ने मुझे बाहर निकाला। महाराज मेरे साथ न्याय कीजिए। राजा बोला, सेठ तुम्हारे साथ न्याय होगा। यदि ये लड़का दोषी है तो हम इसे कठोर दंड देंगे। ठगी और चोरी करना हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा गुनाह में आता है। हम गुनाह साबित होने पर इस लड़के को फांसी भी चढ़ा सकते हैं। राजा रवि से बोला कि
तुम कौन हो और उस लड़की से तुम्हारा क्या संबंध है? रवि बोला, महाराज, मैं सुकरपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम दयाल है। मेरे अन्य कोई भाई बहन नहीं है। मैं अपने पिता का एकलौता पुत्र हूँ। मैं काम के तलाश में नगर के लिए आ रहा था तो मुझे एक लड़की मिल गई थी। वो भी काम की खोज में शहर आ रही थी। वो बातों बातों में मेरे से बताई कि काम की तलाश में है। वो खुद सेठ जी के पास आई और मेरे को भी इनके पास रखवाई, मगर मैं आगे की कोई बात नहीं जानता कि सेठ जी के साथ क्या हुआ, और मैं उस लड़की विषय में भी कुछ ज्यादा नहीं जानता। राजा बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। इतना कह देने से तुम बेगुनाह नहीं हो जाते। तुम्हारे पास कुछ ऐसा साबुत है जो कह सको कि वो लड़की तुम्हारी बहन नहीं है? रवि बोला, मेरे पास ऐसा क्या साबुत हो सकता है कि मैं पेश करूं? सहसा उसे ख्याल आया कि वो लड़की रास्ते में अपना लॉकेट मुझे दी थी। उसका लॉकेट रास्ते में टूट गया था। उसके पास कोई रखने की जगह नहीं थी तो मुझे जेब में रखने के लिए दे दी थी, परंतु वापस लेना भूल गई थी। वो राजा से बोला कि एक साबुत है महाराज, वो लड़की अपना लॉकेट मेरे को दी है। दरअसल उसके लॉकेट का धागा रास्ते में टूट गया था। उसके पास जेब नहीं थी कि उसमें रख सके, इसलिए वो मेरे को जेब में रखने को दे दी थी। अब वो लॉकेट मेरे पास मेरे जेब में है। रवि ने वो लॉकेट निकालकर राजा को दे दिया। राजा लॉकेट देख चौंक पड़ा। वो तुरंत अपनी रानी को बुलवाया और लॉकेट दे करके बोला कि महारानी, आप इस लॉकेट को पहचानो। रानी भी लॉकेट देखकर हैरान हुई कि ये लॉकेट तो मेरी राजकुमारी का है। इसका मतलब राजकुमारी जिंदा है जो 15 साल पहले खो गई थी। राजा रवि से बोला, तुम बेगुनाह हो, वो लड़की तुम्हारी बहन नहीं है। राजा सेठ से बोला कि सेठ, इस लड़के और तुम्हारे घर चोरी से कोई संबंध नहीं है। तुम इस लड़के को अब अपने यहाँ से कोई दोष लगाकर नहीं निकाल सकते। तुम्हें इसको 1 माह तक अपने पास हर हाल में रखना होगा, क्योंकि ये लॉकेट कोई मामूली लॉकेट नहीं है। इसकी कीमत कोई 20,000 स्वर्ण मुद्रा के बराबर है, और वो लड़की इस लॉकेट को इस लड़के के पास इस तरह नहीं छोड़ सकती। वो 1 माह के अंदर कभी ना कभी लॉकेट लेने जरूर आएगी। तब हम इस लड़के के सहारे उसे पकड़ लेंगे। यदि वो हमारी राजकुमारी हुई तो हमें राजकुमारी वापस मिल जाएगी, और नहीं हुई तो उस लड़की के पास ये लॉकेट कहाँ से आया, इस बात का पता चल जाएगा और वो चोरनी पकड़ ली जाएगी। दोनों ही हालत में सेठ तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। सेठ रवि को लेकर अपने दुकान पर आ गया। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ कि गलती तो उस लड़की का भी नहीं था, वो तो नौकरानी बनने आई थी, परंतु मेरी मति मारी गई थी कि उसके साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया, इसलिए वो मेरे को मारी भी और धन लेकर भाग भी गई। संयोग से वो राजकुमारी निकली तो मेरी तो खैर नहीं। वो अपने साथ घटित बात राजा से बता देगी तो राजा मुझे बुढ़ौती में शूली पर चढ़वा देगा। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। बहुत विचार कर सोचा कि मैं अब इस लड़के से भी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि राजा ने 1 माह के लिए मेरे पास रखवा दिया है। यदि मैं इसे निकालता हूँ तो भागकर राजा के पास जाएगा। राजा आज्ञा के उल्लंघन मान मुझे जेल में डलवा देगा, यानी मेरा बच पाना अब कहीं से संभव नहीं है। तो साले इस रवि को ही मैं 1 साल के लिए अपना घर बार सौंप कर तीर्थ के बहाने कहीं चला जाता हूँ। सेठ रवि से बोला कि रवि बेटा, तुम एक बहुत ईमानदार लड़का हो, मैं तुम पर बहुत भरोसा करने लगा हूँ। मेरी इच्छा तीर्थ में जाने को हो रही है। तुम 3-4 माह तक मेरा कारोबार संभालो, तब तक मैं तीर्थ से वापस आ जाता हूँ। रवि बोला, नहीं नहीं सेठ जी, मैं इस तरह की जिम्मेवारी नहीं ले सकता। आप 1 माह बाद ही जाना, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ बोला, नहीं बेटा, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मेरा अपना कोई है नहीं। ये सारा धन एक दिन तुम्हें ही मिलना है। तुम अभी से अपना कारोबार संभालो।
रवि सोचा ये बदमाश से सेठ इतनी जल्दी बदल कैसे गया। जरूर कि किसी भय से भयभीत है, किसी तरह की चोरी पकड़े जाने का डर है। शायद वो लड़की चोरी नहीं की हो और सेठ झूठा इल्जाम लगाया हो, तो सच्चाई से मुंह छुपाकर भाग रहा है। कुछ भी है, जब अपनी संपत्ति स्वेच्छा से दे रहा है तो इसे लेने में कोई बुराई नहीं। सेठ दूसरे दिन ही निकाल गया, परंतु शाम तक वापस आ गया और बोला कि मैं वसीयत तैयार करा के आया हूं कि मेरे बाद स्वतः मेरी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। मैं अपने पंडित जी के साथ कल तीर्थ पर निकल रहा हूं। तुम अपने कारोबार और अपना ख्याल रखना। सेठ के गए हुए पूरे 3 माह गुजर गए। एक दिन पंडित जी वापस आए और रवि से बताए कि सेठ जी अब नहीं रहे। वो हरिद्वार में गंगा स्नान करते वक्त पानी की धार में बह गए और फिर 5 दिन बाद उनकी लाश मिली। मैं अकेला बच गया और तुम्हारे पास संदेश लेकर आया हूं। रवि नियम के अनुसार सेठ का क्रियाक्रम करा दिया और अपने माता पिता को शहर में ही बुलवा लिया। 6 माह गुजर गए, परंतु वो लड़की लाकेट के लिए नहीं आई। एक दिन एक स्त्री काम खोजते हुए रवि की दुकान पर आई। वो स्त्री घूंघट में थी और काम की तलाश में थी। रवि बोला, हाँ मैं तुम्हें काम दे दूंगा, मगर दुकान में नहीं, तुम्हें मेरे घर में काम मिलेगा। मेरे माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। वो लड़की तैयार हो गई तो रवि ने उसे अपने घर में रख दिया। उधर राजा राजकुमारी के खोज के लिए काफी परेशान था, तो उसका भाई रामप्रीत भी कम परेशान नहीं था। वो किसी भी तरह राजकुमारी का खोज कराकर उसे मार डालना चाहता था। उसके हाथ में आई सत्ता निकलती नजर आ रही थी। वो जंगल के चप्पे चप्पे खोजवा लिया था। वो दोनों चोर भी पकड़ में आ गए थे, जिसने राजकुमारी को पाल पोस कर बड़ा किया था, मगर राजकुमारी पकड़ में नहीं आई थी। रामप्रीत राजा से ये बताया था कि ये दोनों चोर ही राजकुमारी को चुराए थे। इन दोनों को फांसी चढ़वा दो, परंतु राजा उन दोनों को कैद खाने में डलवा दिया और बोला कि राजकुमारी जब तक नहीं मिल जाती, कुछ भी करना जल्दबाजी होगी। हम इन चोरों के तह तक जरूर पहुंचना चाहते हैं, ताकि पता चले कि ये दोनों ही गुनाहगार हैं या इनके पीछे किसी का षड्यंत्र काम कर रहा है। रामप्रीत नहीं चाहता था कि राजकुमारी सामने आए, उसे हर हाल में मिटा देना चाहता था। इधर राजा ने घोषणा करा दिया था कि जो कोई राजकुमारी को मेरे सामने लाएगा, उसे उम्र के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। कोई नौजवान यदि राजकुमारी को मेरे पास लाता है, तो हम राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर देंगे, और यदि को उम्रदराज आदमी राजकुमारी को लाता है, तो उसे 50,000 स्वर्ण मुद्रा इनाम में देंगे। राजकुमारी के खोज में 1-2 नहीं, हजारों नवयुवक लग गए थे, परंतु राजकुमारी कहाँ थी, किसी को कोई पता नहीं था। राजकुमारी तो रवि के घर में नौकरनी बनकर पड़ी थी। ये बात रवि भी नहीं जानता था, क्योंकि वो रवि के माता पिता के सामने तो बिना घूंघट के रहती थी, परंतु रवि के सामने हमेशा घूंघट में ही रहती थी। उसे नहीं पता था कि दोनों चोर पकड़ लिए गए हैं। वो चाहती थी कि इस बार बहुत सारा धन लेकर भागेगी, जो अब बहुत दिन तक बैठकर खाएगी। एक रात वो बहुत सारा धन इकट्ठा कर भागने की फिराक में थी। वो स्वर्ण मुद्रा की एक गठरी बांधकर रसोई घर में छुपा रखी थी। संयोग से उसे रवि ने देख लिया था। उसका माथा ठनक गया कि स्वर्ण मुद्रा की पोटली और रसोई घर में। वो अनुमान लगा लिया कि ये घूंघट वाली लड़की कोई दूसरी नहीं, जंगल वाली लड़की है और अब भागने की फिराक में है। तो वो उसका पीछा करने लगा। रात में सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था कि तभी देखा कि लड़की पोटली लेकर भाग रही है। मगर ये क्या, आज तो घर के अंदर से भी दरवाजा में ताला लगा है। वो पीछे पलटी तो रवि खड़ा था। वो बहुत डर गई, बोली, आप मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तब रवि ने समझाया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, किसके लिए कर रही हो। दोनों बोले, चोर पकड़े जा चुके हैं और तुम्हें ज्ञान भी नहीं कि तुम एक राजकुमारी हो, तो तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत। लड़की बोली,
मैं राजकुमारी हूं। ये आप कैसे जानते हो? तब लॉकेट वाली बात रवि ने राजकुमारी को बताया और ये भी बताया कि जब तुम बच्ची थी तभी 2 चोरों ने तुम्हें चुरा लिया था। फिर रवि ने बताया कि राजा ने घोषणा किया है कि जो कोई राजकुमारी को लाएगा राजा उसी से उसका विवाह कर देगा। यदि मैं तुम्हें पसंद हूं तो मेरे साथ राज दरबार चलो, और नहीं तो अकेली जा सकती हो। राजकुमारी बोली, नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। आप मेरे को पसंद तो पहले दिन से हो, परंतु अपने आदत से मजबूर थी। परंतु अब जान गई हूं कि मैं राजकुमारी हूं, तो ये धन मेरे लिए अब धूल के समान है। आप मेरे साथ राज दरबार चलो। रवि राजकुमारी को लेकर राज दरबार गया। राजा ने दोनों चोरों को बुलावाया और पूछा कि मेरी राजकुमारी को क्यों चुराए थे। तब चोरों ने बताया कि हमने राजकुमारी को झाड़ी में पाया था। मेरे पास इसके साबुत है। ये माला उस वक्त लड़की के हाथ में था जब हम इसे पाए थे। राजा माला देखते ही पहचान गया कि ये माला मेरे बड़े भाई का है। वो रामप्रीत से बोला कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तब रामप्रीत बोला, मैं अपने बता को राजा बनाना चाहता था। राजा बोला, भाभी ही इसका फैसला करेगी कि आपको क्या सजा दिया जाए। तब राजा की भाभी बोली, सबके लिए नियम एक है, इन्हें जेल जाना ही होगा। रामप्रीत को जेल हो गया। राजा ने उसे 1 साल की सजा सुना दी। भाभी का ध्यान रखते हुए सजा में कटौती कर दी। दोनों चोर छूट गए। राजा ने राजकुमारी और रवि का विवाह करा दिया। राजकुमारी स्वेच्छा से अपने भाइयों के लिए राज का त्याग कर दिया और रवि के साथ उसके घर चली आई और सुखी जीवन बिताने लगी। महात्मा का अनोखा श्राप राजा बन गया गधा। पुराने जमाने में एक नगर था नैनीगढ़, जहां वीरभद्र नाम का राजा राज करता था। राजा परम दयालु और प्रजा का पालक था, मगर उसकी एक बुरी आदत थी शिकार खेलने की। वो नित्य रोज जंगल में शिकार को जाता था। शिकार करने के लिए वो वक्त का कोई मतलब नहीं रखता था। वह रात या दिन कभी भी शिकार के लिए निकल पड़ता था। दरबार में यदि किसी खास बात पर विचार विमर्श चल रहा होता था, तब भी वो दरबार से सभा के बीच में से ही उठकर निकल जाता था। राजा के इस बुरी आदत से राज्य का मंत्री अर्जुन बहुत परेशान रहता था। वो राज्य का वफादार मंत्री था, तो राजा के बाद प्रजा का ख्याल रखना मंत्री का कर्तव्य बनता था। मगर वो राजा के आज्ञा के बगैर खजाने से एक पैसा भी नहीं उपयोग कर सकता था। मंत्री के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत विचार करने के बाद उसे समझ में आया कि राजा अभी बिना लगाम का घोड़ा है, इसको लगाम कसने की जरूरत है। राजा का अभी विवाह नहीं हुआ है, इसलिए ये पागलों जैसा भटक रहा है। हमें इसका विवाह करा देने चाहिए। मंत्री को पता था कि पड़ोस के राजा निर्मल की पुत्री का स्वयंवर होने वाला है। वो जरूर राजा के पास भी स्वयंवर में उपस्थित होने का निमंत्रण भेजेगा। तो हम ऐसा प्रयास करेंगे कि राजकुमारी फुला राजा वीरभद्र का ही वरण करे। आखिर हमारे राज्य से राजा निर्मल का व्यापार चलता है। वास्तव में देखा जाए तो निर्मल का राज्य खानपुर हमारे ऊपर ही निर्भर है। उसके राज्य में कोई भी चीज ऐसा नहीं कि वो उससे व्यापार करके उस राज्य के प्रजा का भरण पोषण कर सके। आता हमारे राज्य से अन्न और इमारती लकड़ी ले जाता है और उसको दूसरे राज्य को अधिक कीमत में बेच देता है। हाँ, एक बात है कि राजा निर्मल के राज्य में कारीगर बहुत है। मंत्री ने विचार किया कि हम राजा निर्मल से पहले ही मिल लेते हैं और राजा वीरभद्र से विवाह की बात चलाते हैं। मंत्री अर्जुन तुरंत खानपुर के लिए निकल गया और वहां के राजा निर्मल से मिला। राजा को सुझाव दिया कि आप अपनी राजकुमारी का विवाह हमारे राजा वीरभद्र से कर दे तो हमारे राज्य के संबंध और भी मधुर हो जाएंगे। निर्मल मंत्री का प्रस्ताव सुन खुश हुआ, मगर अपने पर आश्चर्य प्रकट किया कि ये ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। मैंने तो राजकुमारी का स्वयंवर का दिन निश्चित कर दिया है और बहुत से राजाओं के पास निमंत्रण पत्र भी जा चुका है
अब तो स्वयंवर का कार्यक्रम तो करना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि हमारे योजना के अनुसार राजकुमारी वीरभद्र के गले में ही वरमाला डालेगी। राजा निर्मल ने मंत्री अर्जुन को बताया कि मंत्री जी, हम आपके प्रस्ताव से अति प्रसन्न हैं, लेकिन स्वयंवर का कार्यक्रम नहीं टाल सकते। स्वयंवर का कार्यक्रम होगा, परंतु राजकुमारी नैनीगढ़ के राजभवन ही जाएगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। 1-2 रोज में हम राजा वीरभद्र को भी निमंत्रण भेजवा देंगे, और वो निमंत्रण कोई साधारण नहीं होगा। आपको राजकुमारी को ले जाने के लिए पूरी तरह तैयारी के साथ आना होगा। मंत्री अर्जुन वहां से अपने दरबार वापस आ गया। इधर वीरभद्र मंत्री के दरबार में नहीं रहने से काफी नाराज था कि मंत्री बिना किसी सूचना के अक्सर गायब रहता है। यदि अपनी आदत दुरुस्त नहीं किया तो हमें मंत्री को हटाना भी पड़ सकता है। मनमानी करने वाले मंत्री कभी भी राज्य के लिए भला नहीं हो सकते। राजा मंत्री के दरबार में आते ही विफर पड़ा कि मैं आपके ऊपर राज्य की जिम्मेदारी छोड़कर जाता हूं, और आप हो कि अपनी जिम्मेवारी समझते ही नहीं। पता नहीं कहां घूमते रहते हो। ये हमें मनमानी मंजूर नहीं। आइंदे राज दरबार से नदारद पाए गए तो हम आपको क्षमा नहीं करेंगे, बल्कि पद से मुक्त कर देंगे। मंत्री अर्जुन बोला, महाराज आप नाराज ना होइए, मेरी भी बात पूरी सुन लीजिए। मैं कोई अपनी ससुराल नहीं गया था, बल्कि आपकी होने वाली ससुराल गया था। खानपुर के राजा निर्मल ने मुझे बुलाया था। वो अपनी राजकुमारी का विवाह आपसे करना चाहते हैं। राजकुमारी फुला इस वक्त की सबसे सुंदर राजकुमारी है। वो आपकी पत्नी बनने के योग्य है। आते जब भी आपके पास राजा निर्मल का निमंत्रण आता है, आपको स्वीकार कर लेने चाहिए। राजा वीरभद्र बोले, विवाह के लिए निमंत्रण? मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। तब मंत्री ने बताया कि महाराज, राजा निर्मल अपनी राजकुमारी का स्वयंवर करना चाहते हैं। उसमें सैकड़ों राजाओं को बुलाना चाहते हैं, और उनके सामने ही राजकुमारी फुला से आपके गले में वरमाला डलवाना चाहते हैं। वो सभी राजाओं में संदेश देना चाहते हैं कि आप उन सभी राजाओं से श्रेष्ठ हो। राजा वीरभद्र मंत्री पर खुश हुआ कि मंत्री जी, हम आपसे अति प्रसन्न हैं। आप हमेशा राज दरबार के बारे में सोचते हो। आप मेरा ख्याल बहुत ज्यादा रखते हो। मैं राजकुमारी फुला के विषय में बहुत सुना था कि वो अति सुंदर है। इस वक्त 10-20 राज्य में 2 ही लड़की सबसे सुंदर है। एक राजकुमारी फुला और दूसरी महात्मा देवक की पुत्री कलावती। ऐसा हमने चर्चाओं में सुना है। उन्हें देखने का कभी मौका नहीं मिला है। हालांकि हमारे लिए फुला ही सुयोग्य है। महात्मा की बेटी से विवाह की बात सोचना भी पाप कर्म में आ जाएगा। भला एक साध्वी से विवाह की बात कैसे सोच सकते हैं? मंत्री बोला, महाराज बस आप फुला के विषय में सोचिए। उधर राजकुमारी फुला की अपनी अलग पसंद थी। वो चंदनपुर के राजकुमार सुनक से प्रेम करती थी। वो सुनक से कई बार मिल भी चुकी थी। उनके अंतरंग संबंध भी थे। तो उस अवस्था में किसी भी कीमत पर भद्रक के गले में वो वरमाला नहीं डालने वाली थी। इस बात से राजा निर्मल अनजान था कि बेटी किसी और को चाहती है। तो वो बेटी को समझाया कि मैंने सैकड़ों राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण भेज दिया है, परंतु तुम्हें राजा वीरभद्र के गले में ही वरमाला डालना है। राजकुमारी फुला बोली, पिताजी आप ये क्या कह रहे हो? अरे जब आपको मेरा विवाह वीरभद्र से करना था तो फिर स्वयंवर का नाटक करने की क्या जरूरत थी? स्वयंवर का मतलब ही होता है कि राजकुमारी अपनी इच्छा से वर का चयन कर सके, और मैं उस वक्त अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वर का चयन करूंगी। राजा बोला, राजकुमारी आप मेरी मजबूरी समझो। मेरा राज्य राजा वीरभद्र के राज्य पर ही निर्भर है। हम वहां से सस्ती वस्तुएं खरीदकर दूसरे राज्य में महंगा बेच देते हैं। उसी से हमारा राज्य चलता है। यदि ये विवाह नहीं हुआ तो राजा वीरभद्र नाराज हो जाएगा, और वो हमें सस्ती वस्तुएं ना देकर खुद से ही दूसरे राज्य को सस्ते में सामान बेचने लगेगा। तो हमारे राज्य पर संकट खड़ा हो जाएगा। लाखों प्रजा भूखे मर जाएगी।
एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपना सब कुछ कुर्बान कर प्रजा का पालन करे। राजकुमारी, तुम खुद चाहोगी कि लाखों प्रजा भूख से मर जाए। और फिर बड़ी बात कि राजा वीरभद्र कोई बूढ़ा राजा नहीं है, वो भी कल तक एक राजकुमार था। संयोग से राजा बन गया है और वो अभी तक कुंवारा है। उसमें ऐसी कोई कमी नहीं कि उसे पसंद ना किया जा सके। आसपास के सभी राजाओं में सुयोग्य है। उसका साम्राज्य भी हमारे राज्य से 4 गुना बड़ा है। तुम यहाँ से सीधे महारानी बनकर जाओगी। उस राज्य की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। राजकुमारी को अपने पिता की कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी, मगर अब कैसे कहे कि वो विवाह से पहले ही किसी और की हो चुकी है। बस दुनिया के दिखाने वाला रस्म भर बाकी रह गया है। वो पिता से बोली, ठीक है पिताजी, इस पर विचार करूंगी। वो राजा के पास से अपने कमरे में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अगर पिता की बात की अवहेलना करती है तो राज्य पर संकट खड़ा हो जाएगा, और प्रेमी को छोड़ती है तो उसका खुद का जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो राजा वीरभद्र के महल में रहते हुए भी राजकुमार सुनक को नहीं भूल पाएगी। इस राजकुमारी के जीवन से तो एक साधारण प्रजा की लड़की का जीवन बेहतर है, जो लाखों के बंधन से मुक्त है। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, कोई रास्ता निकालो, मेरा प्रेमी मुझसे ना छूट पाए। राजा वीरभद्र पर कोई संकट ला दो कि वो स्वयंवर में आए ही नहीं, या वो मर जाए। राजकुमारी सोची नहीं, मुझे किसी का इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए। इसमें बेचारे वीरभद्र का क्या दोष है? उसके मर जाने और संकट में पड़ जाने से तो हमारा राज्य भी संकट में आ सकता है। ऐसा अनुचित मांग हमें भगवान से नहीं करने चाहिए। भगवान से हमें ये मांगना चाहिए कि राजा वीरभद्र को मुझसे भी सुंदर कोई लड़की, कोई राजकुमारी, कोई ऋषि कन्या मिल जाए और वो यहाँ स्वयंवर में आना भूल जाए। कहते हैं सच्चे मन से कोई कोई प्रेमी प्रेमिका किसी की भलाई के लिए मन्नत मांगते हैं तो भगवान उनकी सुन लेते हैं, और फिर किस्मत की लकीर भी तो कुछ होती है। जिसे जिसको मिलना लिख रखा होता है वो उस वक्त पर उसे मिल ही जाता है। प्रभु की लेखनी पर ही तो सारी सृष्टि चलती है। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिस दिन राजा वीरभद्र को खानपुर राजकुमारी फुला के स्वयंवर में जाना था। तो राजा वीरभद्र अपने मंत्री अर्जुन के साथ खानपुर के लिए चल दिया। उधर राजकुमारी आखिरी बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि राजा वीरभद्र स्वयंवर में न पधारे। राजा अपने राज्य के घने जंगल से गुजर रहा था कि उसे जोरों की प्यास लग गई। वो मंत्री से बोला कि मंत्री जी, जरा मशक मेरे को देना, मेरा प्यास से गला सूखा जा रहा है। मंत्री ये सुनते ही घबरा गया कि वो आज पानी का मशक साथ लाना भूल गया था। मंत्री राजा से बोला कि महाराज क्षमा करें, मैं आज मशक लाना भूल गया हूं, परंतु आप चिंता ना करें, मासी आसपास कहीं पानी का स्रोत खोजता हूं। यही आसपास ही महात्मा देवक का आश्रम है, और उस आश्रम के पास में ही एक सुंदर निर्मल जल का सरोवर भी है। राजा बोला, जैसे भी हो आप पानी का प्रबंध करो। मंत्री पानी का स्रोत देखने चला गया, जबकि राजा वही खड़ा रहा। मंत्री थोड़ी देर में ही आकर बताया कि महाराज, पास में ही सरोवर है, आप खुद से चलकर पानी पी लीजिए। वहां कोई ऐसा पात्र नहीं मिला कि मैं पानी ला सकूं। राजा मंत्री के साथ सरोवर तक गया तो देखा कि सरोवर में एक हिरण पानी पी रहा है। तो राजा प्यास भुला हिरण के शिकार के लिए सोच लिया। मंत्री बोला, महाराज, यहाँ आप शिकार की बात मन में सोचे भी नहीं। यहाँ महात्मा का आश्रम है, जीव हिंसा निषेध है। राजा बोला, मंत्री तुम बीच में बकबक करने लगते हो। अरे हम हिरण का शिकार कर हिरण लेकर राजा निर्मल के दरबार में जाएंगे। मंत्री बोला, परंतु महाराज। राजा बोला, मंत्री जी आप अपने कौए जैसा मुंह से काव काव करना बंद कीजिए और यही तालाब के पास मेरा इंतजार कीजिए। मैं पल भर में हिरण का शिकार कर लौटता हूं, तब जल पीता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मंत्री राजा से कहना चाहता था कि
हम शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं। इसमें किसी भी जीव की हिंसा अपसगुण होगा। कोई विघ्न बाधा आ सकती है, मगर राजा के अनुचित व्यवहार के कारण फिर माना करना उचित नहीं समझा। उधर राजा हिरण का पीछा करता हुआ महात्मा के आश्रम के पास जा पहुंचा। वो अब हिरण पर तीर चलाने वाला था कि उसे वहां एक सुंदर लड़की दिख गई। तो राजा का ध्यान भटक गया, परंतु राजा तो धनुष से तीर का संधान कर चुका था। ध्यान भटकने के कारण तीर हिरण को ना लगकर महात्मा के सीने में जा लगा। महात्मा घायल हो छटटाने लगे। राजा दौड़कर महात्मा के पास गया और अपनी गलती के लिए महात्मा से क्षमा मांगने लगा, मगर महात्मा देवक काफी क्रोधित थे। वो राजा से बोले कि गधा राजा, तुम्हें पता था कि ये क्षेत्र शिकार के लिए निषेध है, परंतु तुम जानबूझकर जघन्य अपराध कर डाला है। आज मैं तुझे अभी श्राप देता हूं कि तू गधा हो जा और जिंदगी भर जंगल में रेंगता फिरे। राजा बोला, महात्मन, आप मुझे इतना कठोर दंड ना दे। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मेरी दृष्टि इस आश्रम की कन्या को देखकर भटक गई थी, इसलिए मेरा निशाना चूक गया। मुझे आप इतना कठोर दंड ना दे। राजा महात्मा के चरण पकड़कर रोने लगा। उधर महात्मा के अब प्राण निकलने वाले थे, तो महात्मा भी जल्दी से बोले कि राजा, तू गधा तो अवश्य बनेगा, मेरा श्राप वृथा नहीं जाएगा, परंतु तुम श्राप से मुक्त हो सकता है यदि तुझ जैसे गधे राजा के तरफ देखने वाली लड़की तुझ गधे का वरण कर ले, वरना तू जिंदगी भर वास्तविक रूप में नहीं आएगा। वो लड़की भी वही थी। वो महात्मा की बेटी कलावती थी। वो अपने पिता से बोली कि पिताजी, मैं इस गधे का वरण कर लूं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसे और भी दंडित करूंगी। महात्मा बोले, बेटी, इसमें तू भी दोषी है। तुझे इस दुष्ट के तरफ नहीं देखना चाहिए था। लड़की बोली, पिताजी, मैं इसे पति के दृष्टि से नहीं देखी थी, बल्कि इससे बताना चाहती थी कि मूर्ख राजा, यहाँ शिकार निषेध है, परंतु मैं कुछ कह पाती। इसने तो आपका ही शिकार कर डाला। महात्मा बोले, बेटी, तू दुखी न हो। ये विधि के विधान में नहीं था, परंतु कोई पतिव्रता स्त्री ने विधान को ही बदल डाला है। इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। विधि ने ऐसा लिख दिया है। अब तुम्हारे हाथ में है राजा फिर से असली रूप में आना या फिर इसे गधा ही छोड़ देना। इतना कह महात्मा स्वर्ग को पधार गए और राजा गधा बन गया। ये तमाशा दूर खड़ा मंत्री देख रहा था। वो शुरू से सब तमाशा देख रहा था। वो राजा को गधा बनता भी देख लिया था। वो महात्मा की बेटी के पास आया और बोला, देवी, आप राजा पर कृपा करो। राजा के बिना राजमहल सुना हो गया है। इस राज्य का कोई राजा ना रहा। महात्मा की बेटी बहुत क्रोधित थी। वह बोली कि मंत्री, तुम इस गधे को महल में लेकर जाओ और इसे गद्दी पर बैठाओ। मंत्री बोला, देवी, एक गधा गद्दी पर कैसे बैठ सकता है? आप कृपा करो तो ये गधा राजा में बदल सकता है और आप महारानी बन सकती हो। कलावती मंत्री पर बहुत नाराज हुई। बोली कि तुम मुझ साध्वी को राज्य का प्रलोभन दे रहे हो। मेरा दिमाग मत खराब करो, वरना मैं तुम्हें श्राप दे डालूंगी। मंत्री नजाकत को समझ क्षमा प्रार्थना करने लगा और गधा बने राजा से बोला, ससुरा, तू मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैंने मना किया था कि ये महात्मा का आश्रम है, यहाँ शिकार निषेध है, परंतु मेरी बात तेरे कान नहीं सुन रहे थे, तेरी पछाड़ सुन रही थी। अब गधा बनकर रेंगता रहा। मंत्री को राजा पर गुस्सा और दया दोनों आ रहा था। वो महल लौटने से पहले गधे से बोला कि तू इसी आश्रम में पड़ा रहा। किसी ना किसी दिन साध्वी का दिल जरूर पिघलेगा और तुझ पर दया कर देगी। अगर भूल से यहाँ से कहीं गया तो तुझे कोई धोबी पकड़ लेगा और डंडे मार मार कर पहले तो निहाल कर देगा। उसके बाद तेरे ऊपर नगर भर के गंदे कपड़े तेरे ऊपर रखकर ढोएगा। मंत्री ये बात कह वहां से चला गया। राजा गधा बना सब सुन रहा था। वो आज मंत्री के तीखे वचन सुनकर भी नाराज नहीं था, बल्कि अपने आप पर पछता रहा था कि
मैंने कभी अपने वफादार मंत्री की बात नहीं सुनी। अगर मंत्री के कहे अनुसार चला होता तो राजकुमारी फुला के स्वयंवर में होता, मगर किस्मत में जब गधा बनना लिखा था तो उसे कौन बदल सकता था। अब पता नहीं इस साध्वी का दिल कभी पिघलेगा भी या नहीं। मैंने तो इसके पिता की हत्या कर दिया है। पितृहंता को भी कभी कोई माफ करता है, और ये तो साध्वी है, मेरे से विवाह करना क्यों स्वीकार करेगी? इसे मेरे गधा बनने से क्या लेना देना? राजा गधा बनकर कलावती के आश्रम के पास ही रहने लगा। वही आसपास घास चर लेता और शाम के वक्त आश्रम के पास ही बैठ जाता। उधर खानपुर में फुला के स्वयंवर में राजा वीरभद्र नहीं पधारा तो राजा निर्मल को चिंता होने लगी कि राजा ने शायद मेरा निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। शायद वो मेरी राजकुमारी को पसंद नहीं करता, तभी तो अब तक नहीं आया है। इधर राजकुमारी फुला अति प्रसन्न थी और बार बार भगवान को धन्यवाद दे रही थी। वो चाहती थी कि बिना देर किए स्वयंवर का कार्यक्रम चालू हो। बहुत देर इंतजार के बाद राजा निर्मल ने राजकुमारी को अपने पसंद के राजकुमार के गले में रमाला डालने की अनुमति दे दी। तो राजकुमारी भी कब से वरमाला राजकुमार सुनक के गले में डालने के लिए बेकरार थी। वो बिना विलंब किए सुनक के गले में माला डाल दी और सुबह में सुनक के साथ उसके राजमहल में चली गई। इधर राजा वीरभद्र को गधा बनकर रहते हुए 1 साल गुजर गया। कलावती उसे 1 साल से देख रही थी कि वो आश्रम छोड़कर कहीं नहीं गया है। वो हर वक्त मेरी तरफ ही कातर दृष्टि से देखा करता है। ये एक राजा है, इसके ऊपर लाखों प्रजा का दायित्व है। यदि लाखों प्रजा कष्ट भोग रही है, उसे कोई कष्ट हो रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं भी हूं। राजा का जीवन ही प्रजा के लिए बना होता है और एक संत का जीवन भी जन कल्याण के लिए बना होता है। तो मेरे साध्वी बनने का क्या मतलब कि जब लाखों लोग कष्ट में हों? यदि मेरे विवाह कर लेने से लाखों प्रजा का भला हो जाता है तो मैं पहले प्रजा की भलाई की बात सोचूंगी। परंतु इस गधे से पूछ लूं कि मेरे अनुसार चलेगा कि नहीं, क्योंकि मैं इससे तभी विवाह कर सकती हूँ जब ये भी मेरा गुण अपना ले। कलावती गधे के पास आई और बोली कि तुम 1 साल से मेरे आश्रम में पड़े हुए हो, कहीं अन्यत्र जाते क्यों नहीं? ये बात सुन गधे के आंख से आंसू गिरने लगे। तब कलावती बोली कि दुखी ना हो राजन, मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ, परंतु मेरी कुछ शर्त है। यदि स्वीकार करो तो मैं तुम्हें अपना पति मान सकती हूँ। गधा ने हाँ में सिर हिलाया तो कलावती बोली कि तुम्हें पहले हिस्सा छोड़नी होगी और अपना जीवन प्रजा के लिए समर्पित करना होगा। गधा ने हाँ में सिर हिलाया तो कलावती ने राजा से विवाह की बात स्वीकार कर ली। उसके विवाह की बात स्वीकारते ही राजा गधा के रूप से अपनी वास्तविक रूप में आ गया। अब राजा वीरभद्र के रूप में था। वो साध्वी के चरणों में गिर जाना चाहता था, परंतु कलावती बोली कि महाराज, ना तो मैं अब साध्वी हूं, ना ही आप गधा हो। आप एक राजा हो और मैं आपकी पत्नी। कभी भी पुरुष को अपनी पत्नी के पैर नहीं छूने चाहिए। स्त्री के ऊपर पाप लगता है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं एक पापिनी बनूं? आप पुरानी बात भूल मेरे को अपने महल में ले चलें और अपनी प्रजा का ख्याल करें। आपकी प्रजा 1 साल से राजा विहीन है। मंत्री के भरोसे आपका राज्य चल रहा है। आपको अपने मंत्री पर भी गर्व होने चाहिए कि आपके अनुपस्थिति में पूरी निष्ठा के साथ राज्य का कार्यभार संभाले हुए है। अर्जुन जैसा दूसरा मंत्री मिलना आपके लिए संभव नहीं है। राजा कलावती को रानी बना अपने महल में लौट आया। ये देख राज दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा के वापसी पर मंत्री बहुत खुश था, तो डर भी रहा था कि मैंने गधा बने राजा को बहुत गाली दिया था। राजा कहीं मुझ पर नाराज ना हो। परंतु राजा मंत्री पर थोड़ा भी नाराज नहीं हुआ। वो मंत्री से क्षमा मांगने लगा कि मैं कभी आपके बात पर ध्यान नहीं दिया, परंतु आप मेरा मार्गदर्शन एक पिता की तरह कर रहे थे। मैं रानी से प्रतिज्ञा किया हुआ है कि
मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करूंगा, बल्कि रानी और मंत्री के सलाह से चला करूंगा। मैंने कभी शिकार नहीं करने की भी प्रतिज्ञा कर ली है। मेरे दरबार में कभी कोई मांसाहार नहीं करेगा, कोई मंदिरा पान नहीं करेगा। आप सबको अब याद रखना होगा कि इस राज्य की महारानी एक साध्वी है, तो उनके आदेश से ही राज चलेगा। इस महल में कोई ऐसा काम नहीं होगा कि महारानी को बुरा लगे। हम कोशिश करेंगे कि महारानी के आज्ञा का पालन प्रजा भी करे। इस तरह राजा वीरभद्र के महल में एक अलग ही नियम बन गया। इसके कारण राज्य में संत महात्माओं की कदर बढ़ गई, ब्राह्मण आदर पाने लगे। महल में रोज ही कोई ना कोई धार्मिक आयोजन होता रहता था। समय गुजरा और राजा रानी के विवाह के 3 साल पूरे हुए तो रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। राजा राजकुमारी पाकर बहुत खुश हुआ। महल में खुशी की लहर दौड़ गई तो राजा ने बहुत से उपहार भी गरीब प्रजा में बांटे। बहुत से संत महात्माओं को दान दिया। उन्हीं महात्माओं में एक तांत्रिक भी आया हुआ था जो राजा से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया और राजा से बोला कि महाराज, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। राजा बोला, हाँ आप बात कर सकते हो। राजा को अनुमान था कि तांत्रिक कुछ अलग चीज की मांग कर रहा है, तो तांत्रिक से अलग मिलने की बात मान ली। तांत्रिक जब अकेले में राजा से मिलने गया तो बताया कि महाराज, आप मुझे ये थोड़ा सा तुच्छ धन क्यों देना चाहते हैं? मैं खुद आपको आपके खजाने के 50 गुना ज्यादा धन का स्रोत बता सकता हूं, परंतु उस खजाने में से आधा धन आपको मुझे देने होंगे। मैं आपको एक मंत्र सिद्ध कराऊंगा और उस मंत्र की सहायता से आप अकूत धन संपदा के मालिक बन जाएंगे। राजा बोला, जब आप इतने बड़े खजाने का राज जानते हैं तो उसे स्वयं क्यों नहीं ले लेते? तब तांत्रिक बोला कि उस धन को सिर्फ कोई राजा ही ले सकता है। आप ही ऐसा राजा हो जो उस धन को लेने का हकदार हो। राजा का मन भी डोलने लगा कि बैठे बैठाए अगर अकूत धन संपदा मिल जाता है तो फिर क्या कहने। तभी उसे ख्याल आया कि राजा इस बात का निर्णय खुद नहीं कर सकता, वो तो महारानी के वचन से बंधा हुआ है। वो महारानी से पूछकर ही कुछ कर सकता है। तो वो तांत्रिक के बोला कि तांत्रिक, इस महल के सभी कार्यक्रम महारानी ही तय करती है और महारानी इस वक्त किसी के सामने नहीं आ सकती। रानी ने अभी 5 रोज पहले ही बच्ची को जन्म दिया है। मैं इस बात पर फिर कभी आपसे चर्चा करूंगा। तांत्रिक बोला, राजन, आपके लिए ये सुनहरा मौका है, आप ये मौका मत गवाइए। आप रानी के अनुपस्थिति में खुद से निर्णय लीजिए। हमें उम्मीद है रानी आपके निर्णय का स्वागत करेगी। राजा बोला कि नहीं, तांत्रिक, महारानी अनुपस्थित नहीं है, वो मेरे से कभी भी मिल सकती है। मैं खुद रानी का निर्णय जानकर आपको बताता हूँ। राजा रानी के पास गया और बताया कि महारानी, एक तांत्रिक आया हुआ है और वो कह रहा है कि जंगल के अंदर कहीं अकूत खजाना गड़ा हुआ है। वो खजाना हमारे राज दरबार से 50 गुना बड़ा है। उस खजाने को सिर्फ कोई राजा ही निकाल सकता है। तो क्या हमें वो खजाना ले लेने चाहिए? रानी बोली, नहीं महाराज, वो खजाना हरगिज नहीं लेने चाहिए। वो तांत्रिक आपको बेवकूफ बना रहा है। उस खजाना को वो खुद क्यों नहीं ले लेता? राजा बोला कि महारानी, वो खजाना सिर्फ राजा ही निकाल सकता है और कोई नहीं। रानी बोली, महाराज, वो झूठ बोल रहा है। वो जिस खजाने की बात कर रहा है उसका रहस्य मुझे भी पता है। उस खजाने के विषय में मैं तांत्रिक से कहीं ज्यादा जानती हूँ। वो खजाना का कोई बंधन नहीं है कि उसे सिर्फ राजा ही लेगा। उसे कोई भी ले सकता है। मैं भी ले सकती हूँ, आप भी ले सकते हो, वो तांत्रिक भी ले सकता है, परंतु वो खजाना शापित है। उसे लेने वाले का समूल नाश हो जाएगा। अगर तांत्रिक लेता है तो उसका सिर्फ खुद का परिवार का नाश होगा, जबकि आप लेते हो या मैं लेती हूँ तो पूरे राज्य का नाश हो जाएगा, क्योंकि हम राज्य के हर एक प्रजा से बंधे हुए हैं। राजा की गलती की सजा प्रजा भी भोगती है। इसलिए आप तांत्रिक को बोल दो कि वो हमें क्षमा करे और किसी दूसरे राजा की तलाश करे।
राजा बोला कि रानी, ये मुझे जानने की उत्सुकता हो रही है कि वह खजाना कैसा है और कहाँ पड़ा हुआ है। तब रानी ने बताया कि जहां मैं अपने पिता के आश्रम में रहती थी, वहां से 8 मील दूर उत्तर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी में एक गुफा है। उसी गुफा में वो धन पड़ा हुआ है। उसकी रखवाली वहां पर एक सापित महात्मा करता है। वो धन कैसा है ये भी बता देती हूँ। हजारों वर्ष पहले एक क्रूर राजा हुआ करता था, जिसका नाम कालिया था। उसे राजा कहना उचित नहीं होगा। वो मनुष्य के रूप में एक राक्षस था। उसने एक महात्मा की कठिन सेवा कर एक दिव्य तलवार हासिल कर लिया था। उस तलवार के रहते कोई भी उस दुष्ट राजा पर विजय नहीं पा सकता था। तलवार तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए मिली थी। उसे उसका दुरुपयोग नहीं करना था। मगर शक्ति प्राप्त हो जाने पर उस दुष्ट राजा की बुद्धि और खराब हो गई। वो अपने को विश्व विजेता मानने लगा और दूसरे राजाओं की धन संपदा लूटने लगा। वो इतना धन संपदा लूटा कि उसे रखने के लिए महल में कोई जगह नहीं बची। तब उसे किसी ने बताया कि नैनीगढ़ के जंगल में एक रहस्यमयी गुफा है। उसमें संसार की सारी संपत्ति आ सकती है। आप उसी गुफा में खजाने को रख सकते हो। कालिया को यह सुझाव अच्छा लगा। वो अपनी सारी संपदा लेकर उस गुफा के पास गया और उसमें रखवाने लगा। उसमें एक महात्मा रहा करते थे, तो उन्होंने कालिया को गुफा का उपयोग करने से मना किया। तो कालिया मद में चूर था। वो महात्मा पर भड़क गया और महात्मा पर हमला कर उन्हें मार दिया। परंतु उसे पता नहीं था कि महात्मा अष्ट सिद्धि और 9 निधि के ज्ञाता थे। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, परंतु क्रोधित होकर कालिया को जला डाला और उस सारे धन को गुफा में कैद कर दिया। गुफा का रहस्य कालिया से महात्मा का एक चेला ही बताया था। तो महात्मा ने चेले को श्राप दे दिया कि तू प्रेत बनकर युगों तक उस गुफा की रखवाली करेगा। और महात्मा ने ही श्राप दिया कि इस धन का जो भी उपयोग करेगा उसका नाश हो जाएगा। महाराज, यही रहस्य है उस गुफा का। आप उस तांत्रिक को साफ मना कर दीजिए और हो सकता है तांत्रिक आपको और भी किसी तरह से भरमाने की कोशिश करे या भयभीत करने की कोशिश करे, तो आप जरा भी उससे भयभीत नहीं होइएगा। मेरे पास उसके काट के हर सिद्धियां प्राप्त है, इसलिए उसे साफ मना कर दीजिए और उससे बोल दीजिए कि दोबारा फिर महल के तरफ कोई गलत विचार लेकर ना आए। राजा तांत्रिक के पास गया और बताया कि तांत्रिक बाबा, इस वक्त हमें किसी भी तरह के धन का लालच नहीं है। हमारे पास जितना है हम उतना से ही खुश हैं। आप कोई दूसरे राजा की तलाश करो। तांत्रिक बोला, राजा, मैं तुम्हारी मदद करने की बात कर रहा हूँ और तू मेरी बात ठुकरा कर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुम्हें इस अपमान के लिए कठोर दंड दे सकता हूँ। अच्छा होगा मेरी बात मान जाओ। राजा बोला, तांत्रिक, तुम अपनी मर्यादा लांघ रहे हो। मेरा धैर्य जवाब दे जाए इससे पहले यहाँ से चले जाओ। तांत्रिक बोला, साले राजा, अभी तेरे को मुर्गा बना देता हूँ। वो अपने तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया, मगर रानी ने पहले ही महल को अपनी सिद्धियों से बांध दिया था। तांत्रिक का प्रयास विफल हो गया और वो खुद कुत्ता की तरह भौंकता हुआ महल से बाहर भाग गया। उसे पता चल गया था कि रानी सिद्धियों की बहुत बड़ी ज्ञाता है। उसने जान लिया कि रानी कोई साधारण नहीं बल्कि महात्मा देवक की पुत्री है। देवक जैसा सिद्धियों का ज्ञाता दूसरा यहाँ कोई नहीं था। वो मरने से पहले सिद्धियों को अपनी बेटी को देकर मरे थे। तांत्रिक जान गया कि उसकी दाल इस दरबार में नहीं गलने वाली, तो वो दूसरे राज्य का रुख किया। वो बहुत से राजाओं के पास गया, परंतु दूसरे राज्य की संपत्ति पर आंख उठाने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। चालाक राजा तो तांत्रिक की चाल पहले ही समझ गए कि ये कोई धूर्त महात्मा है, इसकी नीयत साफ नहीं है, वरना दूसरे राज्य की संपत्ति पर दूसरे राज्य के राजा को क्यों आमंत्रित करता। या ये भी तो हो सकता है कि वहां कोई खजाना ही ना हो और ये किसी जाल में फांस कर कोई षड्यंत्र करना चाहता है। तो सभी राजाओं ने तांत्रिक को मना कर दिया।
तो वो अब जंगल में बैठकर सही वक्त की प्रतीक्षा करने लगा और वक्त अपनी गति से गुजरने लगा। इस तरह पूरे 16 साल गुजर गए। राजकुमारी नन्ही सी बच्ची से अब सयानी हो चली, मगर राज दरबार में फिर किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। राजा इस बात से मन में बहुत दुखी था, परंतु रानी से नहीं कह पा रहा था। मगर एक दिन उसके धैर्य का बांध टूट गया और रानी से पूछ बैठा कि महारानी, आप तो सभी तरह की सिद्धियों के ज्ञाता हो, बहुत से जड़ी बूटियों का ज्ञान रखती हो, आप परम दयालु हो और एक साध्वी हो, मगर आप अपने लिए निष्ठुर क्यों हो? क्या आपको नहीं लगता कि महल में एक राजकुमार भी होने चाहिए जो हमारे वंश परंपरा को आगे बढ़ा सके? रानी बोली, महाराज, ये सब भगवान के बस की चीज है, हमारे हाथ में नहीं है। यदि मेरे बस में होता तो कब की राजकुमार की मां बन चुकी होती। आप खुद से सोचिए कि कौन ऐसी अभागन स्त्री होगी जो अपने लिए पुत्र नहीं चाहेगी। राजा बोला, नहीं रानी, आप मुझसे कोई बड़ा राज छुपा रही हो। कोई तो रहस्य है जो मेरे से बताना नहीं चाहती और अपने लिए पुत्र भी नहीं चाहती। रानी बोली, महाराज, आज आपको हो क्या गया है जो मेरे ऊपर अविश्वास कर रहे हो? राजा बोला, रानी, मैं आपके ऊपर कभी अविश्वास नहीं किया, परंतु आज पता नहीं क्यों मेरे को आप पर अविश्वास हो रहा है। मुझे आभास हो रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। रानी, आप जानबूझकर महल के लिए राजकुमार पैदा नहीं कर रही है। रानी बोली, महाराज, आपको महल के लिए पुत्र चाहिए तो आपको इसके लिए खुद प्रयत्न करने पड़ेंगे। राज्य के दक्षिण दिशा में एक जंगल है, वो कांटों से भरा जंगल है। उन कांटों के बीच कंटक ऋषि तपस्यारत है। आपको मेरे जीवन का सारा रहस्य ऋषि के माध्यम से पता चल जाएगा। आपको वहीं से राजकुमार की प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। राजा बोला, महारानी, इतनी सी बात आप मुझसे वर्षों तक छुपा कर रखी। मैं इस बात से आपसे बहुत दुखी हूँ। राजा वहां से दक्षिण के जंगल में चला गया। दक्षिण का जंगल सचमुच कांटों से भरा पड़ा था। उसमें वृक्ष भी कांटेदार थे। राजा कभी भी दक्षिण के जंगल में नहीं गया था और रानी के महल में कदम रखने के बाद तो फिर कभी जंगल में गया ही नहीं था और दक्षिण के जंगल में तो एक बार भी नहीं आया था। वो कटिली झाड़ियों को पार करता हुआ जंगल के काफी अंदर तक गया, मगर वहां कहीं भी कंटक ऋषि के दर्शन नहीं हुए। हालांकि ये बात रानी ने बताया था कि ऋषि जंगल के अंदर रहते हैं, तो ये बात झूठी नहीं हो सकती थी। राजा बहुत देर तक महात्मा को खोजने में काफी हैरान परेशान हुआ। काफी प्रयास के बाद एक कटिली झाड़ी में ऋषि के दर्शन हो गए। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और बताया कि मेरी रानी महात्मा देवक की पुत्री है, वो सिद्धियों के ज्ञाता है। हम दोनों की एक पुत्री है, मगर हमें कोई राजकुमार नहीं है। मैंने रानी से आज राजकुमार के प्राप्ति की बात की तो वो आपका पता बता दी। महाराज, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें। ऋषि बोले कि राजन, रानी ने आपको कोई राजकुमार नहीं दिया है तो इसके पीछे कोई रहस्य है। आपको रानी की बात माननी चाहिए। अपनी और रानी की भलाई के लिए आपको रानी के अनुसार ही चलने चाहिए। रानी यदि पुत्र नहीं चाहती तो आपको रानी की बात का सम्मान करना चाहिए। आपने रानी की बात मानने का वचन भी दिया है। राजा बोला, महाराज, ये कैसा वचन है कि महल में कोई राजकुमार ही ना हो। हमें अब लग रहा है कि रानी मुझे धोखा दे रही है। मैं उसके वचनों से बांधकर 15 साल राजकुमार का इंतजार किया, मगर मुझे अब पता चला है कि रानी जानबूझकर राजकुमार को जन्म नहीं देना चाहती। अगर हमारा राजकुमार पहले जन्म ले लिया होता तो आज 15 साल का होता। मैं अब उस रानी की कौन सी भलाई की बात सोचूं, जो राज दरबार की भला नहीं सोच रही। वो मुझे शुरू से लेकर अब तक अंधेरे में रखी, मगर अब मैं अंधेरे में नहीं रहने वाला। मुझे राजकुमार चाहिए। मैं अब रानी की कुछ नहीं सुनने वाला। ऋषि बोले, राजन, तुम्हें रानी का ख्याल रखना चाहिए। अगर रानी चाहे तभी आप पुत्र के विषय में सोचो, वरना आप राजकुमार की बात भूल जाओ।
राजा बोला, महात्मन, मुझे अब रानी की चिंता नहीं, मुझे सिर्फ एक राजकुमार चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दो। ऋषि बोले, वत्स फिर से सोच लो। राजा बोला, सोच लिया, आप मुझे आशीर्वाद दो। राजा बोला, जाओ, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, और पुत्र भी 1 साल में 20 साल का हो जाएगा। राजा ऋषि का आशीर्वाद पा अति प्रसन्न हुआ। तब ऋषि बोले कि ज्यादा खुश ना हो राजन, ये तो मैं अभी सिक्के के एक तरफ के गुण बताए हैं, अब आपको राजकुमार के से होने वाली हानि के बारे में बताता हूँ। पुत्र जन के उपरांत रानी की मृत्यु हो जाएगी। राजा ये बात सुन जैसे नींद से जाग गया कि मेरी रानी की मृत्यु हो जाएगी। राजा बोला, महात्मन, मुझे तब पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं चाहिए। ऋषि बोले, मूर्ख राजा, ये कोई बनिए की दुकान की वस्तु नहीं की, खरीद लाया और नहीं पसंद आने पर फिर बदल आया। मैंने तुम्हें सोचने का भरपूर मौका दिया था, मगर तुम उसका दुरुपयोग कर दिया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुख से निकली बात और बीत चुका समय दोबारा से वापस नहीं आते। राजन, रानी क्यों पुत्र नहीं चाहती थी? ये बात तेरी समझ में आ गई होगी कि वो पुत्र से ज्यादा तुझे चाहती थी, वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर तुम अपने वचन को भूल गए। वो वही रानी है जो तुझे गधे से इंसान बनाया था, मगर तुम गधे के गधे रह गए। अब जाओ यहां से, मुझे अब दुखी मत करो। राजा भारी मन से महल लौट आया और रानी के सामने रोने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने आपको दिया वचन तोड़ दिया है। ऋषि के दिए आशीर्वाद से मुझे पुत्र तो मिल जाएगा, परंतु आपकी मृत्यु हो जाएगी। रानी बोली, राजन, आप भी इन सब बातों पर विश्वास कर लेते हो। अरे, मुझे कुछ नहीं होगा, आप इस तरह की चिंता मन से निकाल दो। राजा समझ रहा था कि रानी सब जानती है, मेरा मन बहलाने के लिए ऐसा कह रही है। राजा उदास रहने लगा। रानी के लाख समझाने के बाद भी वो नहीं समझ रहा था। तब रानी ने बताया कि महाराज, आप व्यर्थ की चिंता करते हो। अरे, जिसका जितना दिन साथ लिखा होता है वो उतना दिन ही साथ रहता है। अगर हमारा और आपका साथ सिर्फ उतना ही दिन का लिखा है तो पहले से सोच सोच कर क्या मरना, हम उतने दिन तो आनंद से बिता सकते हैं। राजा धीरे धीरे अपने मन को कठोर बनाने लगा। आखिर वो दिन भी आ गया जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया। राजा खुश हुआ कि राजकुमार का जन्म भी हो गया और हमारी रानी जीवित है। राजा खुशियों से झूम उठा। वो महल में उपहार बांटने लगा। तभी दासी ने खबर दिया कि महाराज, महारानी की तबीयत बिगड़ गई है। राजा भागा भागा रानी के कक्ष में गया तो रानी मर चुकी थी। राजा पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। तो वही राजकुमारी सलोनी मां के चले जाने से अपने को रोक नहीं पा रही थी। उसने तो जिंदगी में पहली बार अपने को मरते देखा था। उससे गम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर दुख का समय गुजरा। राजा ने देखा कि राजकुमार आश्चर्यजनक तरीके से बद रहा है। वो महात्मा के बताए अनुसार 1 साल में ही सयाना हो गया और वो जंगल में शिकार को जाने लगा। जंगल में इंतजार कर रहे तांत्रिक की इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी थी। वो अब जंगल में आ रहे राजकुमार पर अपना जादू चलाने लगा था। राजकुमार जल्दी ही तांत्रिक के झांसे में आ गया। तब तांत्रिक ने बताया कि गुफा का खजाना पाने के लिए तुम्हें तंत्र विद्या सीखना होगा। इस बात की खबर राजा को हुई कि राजकुमार जंगल में जाने लगा है, वो भी करने लगा है। राजा को ये बात बुरी लगी कि जिस काम को रानी ने बंद करा दिया है, हम उसे जीते जी दोबारा शुरू नहीं होने देंगे। सामने राजा ने राजकुमार को बताया कि तुम शिकार के विषय में सोचना भी नहीं, वरना हम कठोर दंड भी दे सकते हैं। अच्छा रहेगा तुम महल से बाहर जाओ ही नहीं। राजा के प्रतिबंध से राजकुमार घबरा गया और राजा की हत्या करने की योजना बना डाली। आधी रात में राजकुमार राजा को मार दिया और खुद राजा बन बैठा। तांत्रिक अब बेधड़क राजमहल में आने लगा। उसकी नजर जब राजकुमारी पर पड़ी तो उसका मन डोल गया और उसे अपनी पत्नी बनाने को सोचने लगा। लेकिन सबसे पहले
वो राजकुमार को गुफा में भेजकर मरवाना चाहता था। वो राजकुमार को रहस्यमयी गुफा में भेज दिया। वहां पहरा दे रहे दैत्य ने राजकुमार को मार डाला। तांत्रिक का रास्ता अब साफ हो चुका था। अब वो आसानी से राजकुमारी को पत्नी बना सकता था। उसके तंत्र विद्या के आगे किसी में सामर्थ्य नहीं था कि राजकुमारी की रक्षा कर सके। इस बात को मंत्री अर्जुन समझ गया था। वो इस बात को भी जान गया था कि राजा का हत्यारा राजकुमार ही है और वो तांत्रिक के इशारे पर चल रहा है। जब उसे पता चला कि राजकुमार मारा जा चुका है और तांत्रिक राजकुमारी से बलात् विवाह करने आ रहा है, तो राजकुमारी से बोला कि तुम कभी भी भाग जाओ, परंतु राजमहल में मत रहो। राजकुमारी मंत्री के इशारे को समझ जंगल में भाग गई। तांत्रिक राजकुमारी को बहुत ढूंढा, परंतु महल में नहीं मिली, तो वो उसे ढूंढते हुए जंगल में चला गया। उधर जंगल में एक नवजवान किसान अपनी गायें चराने गया था। वो जादुई गुफा के पास से गुजर रहा था। उसे एक चमचमाती छड़ी मिल गई। वो अपनी लाठी फेंक छड़ी को ले लिया और गाय चराने लगा। तभी देखा कि एक नौजवान लड़की को एक बूढ़ा तांत्रिक खदेड़ता हुआ आ रहा है। तो किसान तांत्रिक से बोला कि हे बाबा, कहें अपनी उजली दाढ़ी काली करने पर तुले हुए हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि अपनी बेटी जैसी लड़की पर बुरी नजर डाले हुए हो। तांत्रिक बोला, साले चरवाहे, अपने काम से मतलब रख, वरना तुझे बकरी बना दूंगा। चरवाहे को तांत्रिक की बात सुन बहुत गुस्सा आ गया और वो अपनी छड़ी तांत्रिक के सिर पर दे मारी। छड़ी लगते ही तांत्रिक धू धू कर जल गया। ये देख किसान हैरान हुआ कि ये तो जादुई छड़ी है, दुष्टों का नाश करने वाली है। इधर वो लड़की राजकुमारी थी। वो किसान और उसकी छड़ी की ताकत को जान गई थी। किसान जहां स्त्रियों का रक्षक है, वही इसके पास जादुई छड़ी है। राजकुमारी उससे विवाह कर अपने को सुरक्षित रख सकती है। तब वो किसान से बोली कि नवयुवक, मैं राजकुमारी हूं, मैं तुम्हारे साहस से अति प्रसन्न हूं और तुमसे विवाह करना चाहती हूं। नवयुवक राजकुमारी के आदेश को कैसे टाल सकता था। वो राजकुमारी के साथ महल लौट आया। मंत्री अर्जुन ने दोनों का विवाह करा दिया। अब राज्य की महारानी सलोनी थी तथा राजा वो साधारण किसान। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।